तो चलिए बच्चों फटाफट लाइव आइए। चंद्र प्रकाश वर्मा। तो चलिए बच्चों फटाफट लाइव आइए। चंद्र प्रकाश वर्मा पिछली क्लास में नहीं आए थे क्या? लॉर्ड कैनिंग का छूट गया, नहीं छूटा है। लॉर्ड कैनिंग बता तो दिए चंद्र प्रकाश पिछली क्लास में। कैनिंग के काल में तो रिवोल्ट हुआ है। लॉर्ड कैनिंग के काल में ही विद्रोह हुआ था, तो छूटा कहां से है बताओ बच्चे? 1856 से 1862 तक लॉर्ड कैनिंग था। शुभम कुमार गुड इवनिंग। चलिए फटाफट लाइव आइए, पिछली क्लास में आप लोग थे नहीं। बताओ चंद्र प्रकाश पिछली क्लास में छूटा कहां था? छूटा एक भी नहीं है, सब सीरियल ऑर्डर में चल रहा है। लॉर्ड लॉरेंस बताए थे पिछली क्लास में। तब बच्चे छूटा नहीं, कोई छूटता नहीं है। मान लीजिए वीडियो ना चली हो तब छूट जाता है। कभी कभी मान लीजिए आप लोग नहीं है कोई क्लास में और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पता चला वीडियो नहीं चल रही है, तो वैसे स्किप हो जाए अलग बात है। नहीं वैसे छूटता नहीं है। बिल्कुल 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, यही तो बता रहे थे। तो बताइए शुभम, आप बताएं कैसे हैं आप सभी लोग? शुभम कुमार बताइए। तो आज कहाँ से करना है? क्या पूछ रहे हैं भाई चंद्र प्रकाश? आप चेक कर लीजिए प्लीज। बच्चे लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति हुई है। राम कुमार तिवारी गुड इवनिंग। मैं चेक करके, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, देखता हूँ डेली इसको। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही बताया था। लॉर्ड कैनिंग की कार्यकाल अगर हमने बताया होगा 1856 से 1858 तक, तो गवर्नर जनरल था, और उसके बाद वो फिर वाइसरॉय बना था रिवोल्ट के बाद 1858 से 62 तक, है ना? आप बताओ, ना हुआ हो तो मैं फिर बता दूं। शुभम कुमार अवध काश्तकारी कानून बताए थे, पंजाब और अवध काश्तकारी कानून। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन शुभम चंद्र प्रकाश कह रहे हैं कि कैनिंग नहीं कराया हूं। ये कैसे हो सकता भाई? 1857 का विद्रोह कैनिंग के समय में हुआ था। बताइए, कह रहे नहीं बताएं, बता रहा हूं बार बार, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ है। अच्छा, केवल 1857 की क्रांति बताएं? तो क्वीन विक्टोरिया के शासन का समाप्ति हो गया था, कंपनी के शासन की समाप्ति हो गया था। विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था इसके समय में। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति भी आपको बता दिए थे। ठीक है। आर्मी में सुधार हुआ था, परिणाम में बताए थे। 1857 की क्रांति का परिणाम में आर्मी में सुधार किया गया, ये भी बताए थे। इसके समय में 1868 का एक्ट भी बताए थे आपको। इसके समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का भी बताया, चर्चा किया था। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चर्चा किया था। इसके शासनकाल में इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने की परमिशन दिया था। हुआ था ना ये सारा? तो बताइए फिर करवा दें लॉर्ड कैनिंग का? अगर फिर से करना चाहें तो बता दीजिए, पुनः करवा देते हैं लॉर्ड कैनिंग का। बताएं बच्चों, चंद्र प्रकाश बताइए। चलिए, तो जो छूटा है वही बता देते हैं। जो छूटा है, क्या छूटा है? हमारे ख्याल से तो सब बता दिए। बताएं बच्चों, चलें लॉर्ड कैनिंग को बता दें? चलिए फिर बता देते हैं थोड़ा सा, लॉर्ड कैनिंग अगर नहीं आपने किया है। तो बच्चे 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया था। इसके समय में, या यूं कह सकते हैं कि प्रथम भारतीय परिषद कानून, पहला भारतीय परिषद कानून इसके समय में आया था।
ठीक है। इस कानून के द्वारा बच्चे 1858 तक बता दिए हैं। इसके समय में रिवोल्ट हुआ। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग को वाइसरॉय बनाया गया। वाइसरॉय बनने के बाद क्या क्या हुआ वो चीज बता देते हैं, क्योंकि 1858 के पहले वही सब कुछ है। रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्सेट्रा तमाम चीजें थी, वो सब करवा दिए। तो 1861 में फर्स्ट काउंसिल एक्ट इसके समय में आया। इस काउंसिल एक्ट के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए थे। एक तो वाइसरॉय की काउंसिल में 5वां सदस्य वित्त सदस्य को बढ़ा दिया गया था। फाइनेंशियल मेंबर यह 5वां मेंबर था। अपॉइंटेड इन द काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, यानी वाइसरॉय की परिषद में 5वां सदस्य वित्त सदस्य को नियुक्त किया गया। एक तो यह नया बात था, ये नहीं बताए थे। 5वां सदस्य वित्त सदस्य को अपॉइंट किया गया था। और इसके अलावा इसका दूसरा पॉइंट आप देखें, 6 to 12 members were appointed in the council of वाइसरॉय। वाइसरॉय की परिषद बनाई गई 6 से 12 सदस्य। बच्चों 5वां सदस्य वाइसरॉय की परिषद का मतलब यह है कि 4 सदस्य पहले ही थे। इसको वाइसरॉय न लिखकर गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यह लिख सकते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद में 5 सदस्य अपॉइंट किए गए। चूंकि गवर्नर जनरल अलग होता था, एक ही आदमी 2 काम करता था। जब वह क्वीन के लिए काम करता था तो वाइसरॉय कहलाता था, जब वह पार्लियामेंट के लिए काम करता तो गवर्नर जनरल कहलाता। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 5 सदस्य थे, जबकि वाइसरॉय की काउंसिल में 6 से 12 सदस्य अपॉइंट किए गए थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 5 सदस्य थे। 5वां सदस्य वित्त सदस्य था। चूंकि 4 सदस्य क्रांति के पहले से थे, क्रांति के बाद 5वां सदस्य वित्त सदस्य को अपॉइंट किया गया था। तो 6 से 12 सदस्य अपॉइंट किए गए। 6 से 12 सदस्य वाइसराय की परिषद में नियुक्त किए गए। तो इस तरह गवर्नर जनरल वाइसराय 2 नामों से जाना जाता था। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम, पहली बार मंत्रालय प्रणाली को लाया गया। इसी एक्ट के द्वारा फर्स्ट टाइम मंत्रालय प्रणाली लाया गया था, अर्थात मंत्री अपॉइंट किया गया था। जैसे
वित्त मंत्री, रेल मिनिस्टर, इससे पहले मंत्रालय नहीं बनाया गया था। तो ये तीन मुख्य बातें हैं इस एक्ट की। इनमें से बच्चे वायसराय को अपनी परिषद में ज्यादा पावर दे दिया गया था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में पांचवा सदस्य वित्त सदस्य को नियुक्त किया गया। और इसके अलावा बच्चे अगर आपसे पूछा जाए तो 6 से 12 सदस्य यह और बनाए गए। 5 सदस्य जो थे, पांचवा वो तो था ही, इनके अलावा गवर्नर जनरल को वाइसरॉय भी कहते हैं, 6 से 12 सदस्य अपॉइंट किया गया था। गवर्नर जनरल को कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दिया गया प्रशासन का। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, कुछ पावर बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को भी दिया गया इसके द्वारा। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चे एक और एक्ट आपको बताते हैं, 1861 में ही आया, कैनिंग के समय का ही एक्ट है। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 का, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इसके द्वारा। अब देखिए, पहले आईसीएस परीक्षा में केवल अंग्रेज शामिल होते थे। पहली बार इस एक्ट के द्वारा आईसीएस परीक्षा में इंडियन को भी बैठने की इजाजत मिल गई। इस एक्ट के द्वारा यह कहा गया, चाहे वह इंडियन हो चाहे अंग्रेज हो, वह सिविल सेवा परीक्षा में बैठ सकता है। पास होने के बाद वह इंडिया में सिविल सेवक के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी किया, कवनेंटेड पोस्ट रिजर्व कर दिया। कहा उस पोस्ट पर केवल अंग्रेज अपॉइंट होंगे। मतलब सिविल सर्विसेज में भी सबसे उच्च पोस्ट, जैसे आज का मतलब सचिव जैसे है, वह सब अंग्रेजों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। तो इसका यही है मेन कि इंडियंस एंड यूरोपियंस could appear in ICS exam जो कि लंदन में होगा। भारतीय तथा यूरोपीय आईसीएस परीक्षा में बैठ सकेंगे। यह परीक्षा बच्चे लंदन में होगा। लेकिन कुछ पोस्ट रिजर्व कर दिया गया, जैसे कवेनेंटेड पोस्ट, वो रिजर्व्ड फॉर ब्रिटिश ओनली।
यानी सर्वोच्च पदों को अंग्रेजों के लिए आरक्षित किया गया था। सर्वोच्च इंडिया में जो पद होगा अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिया। कॉवेनेंटेड पोस्ट को केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिया। ऐसे अंग्रेज जो भारत में 7 वर्ष तक रह चुके थे, ऐसे अंग्रेज जो भारत में 7 वर्ष रह चुके थे, उन्हीं के अपॉइंट किया जाएगा उस पोस्ट पर। बाकी वर्नाकुलर अर्थात भारतीय भाषा में परीक्षा होगी, अर्थात भारतीय भाषा में भी फॉर ब्रिटिश ओनली, यानी सर्वोच्च पदों को अंग्रेजों के लिए आरक्षित किया गया था। सर्वोच्च इंडिया में जो पद होगा अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिया। कॉवेनेंटेड पोस्ट को केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित कर दिया। ऐसे अंग्रेज जो भारत में 7 वर्ष तक रह चुके थे, ऐसे अंग्रेज जो भारत में 7 वर्ष रह चुके थे, उन्हीं के अपॉइंट किया जाएगा उस पोस्ट पर। बाकी वर्नाकुलर अर्थात भारतीय भाषा में परीक्षा होगी, अर्थात भारतीय भाषा में भी इस परीक्षा को जरूर अनिवार्य कर दिया कि भारतीय भाषा में इस परीक्षा को अनिवार्य किया जाए। इंडियन को पहली बार परमिशन दिया था। फर्स्ट इंडियन जो इसमें अपीयर हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे पहले भारतीय तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इंडियन अपीयर्ड इन आईसीएस। आईसीएस परीक्षा में बैठने वाले पहले इंडियन यही है, बट फेल हो गए थे। प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईसीएस में बैठे लेकिन असफल रहे। पहले भारतीय जो आईसीएस में बैठे परंतु वे असफल रहे। लेकिन सत्येंद्र टैगोर जो थे, एसएन टैगोर, ये 1862 में बैठे थे, असफल रहे। 1863 में बैठे, यह सफल रहे। पहले भारतीय जो सफल हुए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, आर एन टैगोर के बड़े भाई, इनको परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था। अभी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1922 से यह परीक्षा भारत में स्टार्ट हुई और इंडिया में इंग्लैंड जाना पड़ा था उस पोस्ट पर। बाकी वर्नाकुलर अर्थात भारतीय भाषा में परीक्षा होगी, अर्थात भारतीय भाषा में भी इस परीक्षा को जरूर अनिवार्य कर दिया कि भारतीय भाषा में इस परीक्षा को अनिवार्य किया जाए। इंडियन को पहली बार परमिशन दिया था। फर्स्ट इंडियन जो इसमें अपीयर हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे पहले भारतीय तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इंडियन अपीयर्ड इन आईसीएस। आईसीएस परीक्षा में बैठने वाले पहले इंडियन यही, बट फेल हो गए थे। प्रथम भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी आईसीएस में बैठे लेकिन असफल रहे। पहले भारतीय जो आईसीएस में बैठे परंतु वे असफल रहे। लेकिन सत्येंद्र टैगोर जो थे, एसएन टैगोर, ये 1862 में बैठे थे, असफल रहे। 1863 में बैठे, यह सफल रहे। पहले भारतीय जो सफल हुए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, आर एन टैगोर के बड़े भाई,
इनको परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा था। अभी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। 1922 से यह परीक्षा भारत में स्टार्ट हुई और इंडिया में पहली बार यह परीक्षा इलाहाबाद में हुई थी 1922 में। ठीक है ना। तो भारत में कुछ प्रिंसिपल सिविल ऑफिसेज में, बड़े बड़े सिविल ऑफिसेज में केवल उन्हीं अंग्रेजों को बैठने की परमिशन थी, अपॉइंट किया जाता था, जो 7 साल तक इंडिया में रह चुके थे। तो इस तरह से आईसीएस परीक्षा इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो पहला इंडियन जो बैठा असफल रहा लॉर्ड कैनिंग के समय में, लेकिन पहला इंडियन जो सफल रहा वह पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन जो इस परीक्षा में सफल रहा, तो बच्चे उसको सत्येंद्रनाथ टैगोर लगाना है आपको। तो भारत में कुछ प्रिंसिपल सिविल ऑफिसेज में, बड़े बड़े सिविल ऑफिसेज में केवल उन्हीं अंग्रेजों को बैठने की परमिशन थी, अपॉइंट किया जाता था, जो 7 साल तक इंडिया में रह चुके थे। तो इस तरह से आईसीएस परीक्षा इंडिया में अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो पहला इंडियन जो बैठा असफल रहा लॉर्ड कैनिंग के समय में, लेकिन पहला इंडियन जो सफल रहा वह पूछा जाए, फर्स्ट इंडियन जो इस परीक्षा में सफल रहा, तो बच्चे उसको सत्येंद्रनाथ टैगोर लगाना है आपको। ठीक है। तो चलिए अगली की तरफ चलते चलते हैं, पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो बच्चे एक और पॉइंट ले चलते हैं, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के बारे में आपको बताते हैं। चंदन सिंह, नमस्कार। कोई बात नहीं। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो वही बता रहे हैं बच्चे। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 भारतीय उच्च न्यायालय कानून 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। ठीक है। अब आप देखिए, इसके द्वारा 3 हाई कोर्ट्स इंडिया में स्थापित किए गए थे बाय दिस एक्ट। 3 हाई कोर्ट्स established 1862 में तीनों बने, कैलकटा, मद्रास, बॉम्बे। बचे 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। इस एक्ट के द्वारा हाई कोर्ट्स बनाए गए। इस तीनों हाई कोर्ट्स ने रिप्लेस किसको किया? रिप्लेस्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत। तो बच्चे याद रखिएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में बना था।
इनके स्थान पर अब 3 हाई कोर्ट्स आ गई। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में उसको हटा दिया, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत भी हटा दिया गया। इनका स्थान कौन ले लिया? कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ले लिया। ठीक है बच्चों, तो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ले लिया था। अब देखिए, प्रत्येक हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, मैक्सिमम 15 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, चीफ जस्टिस और कम से कम 3 रेगुलर जज वे बैरिस्टर हों, 3 रेगुलर जज बैरिस्टर होंगे। 3 रेगुलर जज उसमें बैरिस्टर होंगे और एक चीफ जस्टिस। इनमें से 1/3 जो जज होंगे बच्चे, वे कॉवेनेंटेड सिविल सर्विस से होंगे, जो पीछे बताए हैं आपको। ठीक है, तो इस तरह से एक मुख्य न्यायाधीश और 15 मैक्सिमम जजेस, लेकिन मुख्य न्यायाधीश और 3 रेगुलर जजेस बैरिस्टर होना अनिवार्य है, और 1/3 जजेस कॉवेनेंटेड सर्विसेज से अपॉइंट किए जाएंगे, जिनको इंडिया में 7 साल रहने का एक्सपीरियंस हो। तो सबसे पहला हाई कोर्ट 1 जुलाई 1862 कलकत्ता में स्टार्ट किया, फोर्ट विलियम्स में, और बर्न पीकॉक को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। ठीक है बच्चों, और आपको बता दें कि शंभुनाथ पंडित पहले भारतीय हैं जो कलकत्ता हाई कोर्ट में जज बने थे। तो यहां पर आपको बता दें 1 जुलाई कलकत्ता में स्टार्ट किया गया। बर्न्स पीकॉक पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे, इसको 1 जुलाई से स्टार्ट किया है। बर्न्स पीकॉक यह पहले चीफ जस्टिस थे, इसमें चीफ जस्टिस बनाया गया था, और पहले इंडियन जो बने हैं 1863 में बच्चे शंभुनाथ पंडित, शंभुनाथ पंडित को प्रथम भारतीय है यह, इससे पहले कोई इंडियन नहीं बना था। बाकी अगर आपसे पूछा जाए तो एक चीफ जस्टिस और 15 अदर जजेस, यह एक हाई कोर्ट में इतना अनिवार्य किया गया था। ठीक है ना, एक मुख्य न्यायाधीश, 15 अन्य न्यायाधीश। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। 25 के बाद यदि आपसे पूछें तो बॉम्बे हाई कोर्ट बना, कलकत्ता बॉम्बे 14 अगस्त 1862 को बना था। 14 अगस्त 1862 को ये बना था बॉम्बे। तो दूसरे नंबर पर यही आएगा, 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे हाई कोर्ट बना। और तीसरे पर अगर आप देखें तो 26 जून को बना है, यानी मद्रास पहले बच्चे, मद्रास 26 जून को बना है, दूसरे नंबर पर मद्रास ही है। तो 1 जुलाई तो मद्रास पहले हो गया, फिर बॉम्बे हो गया, फिर
मद्रास, कलकत्ता और फिर बॉम्बे। तो चलो डेट आपको दे दिए हैं, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, ये सीरियल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हाई कोर्ट्स बनाए गए। और आपको बताएं, एक और हाई कोर्ट बना 1866 में आगरा में। बाद में इसको इलाहाबाद में शिफ्ट कर लाए। तो 17 मार्च 1866 को, 17 मार्च 1866 को आगरा हाई कोर्ट बना था। और 1869 में इसे शिफ्ट करके इलाहाबाद लाया गया। तो बच्चे, आगरा हाई कोर्ट इस साल शिफ्ट करके इलाहाबाद लाया गया। चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इस समय यह इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद में काम कर रहा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बच्चे, ये हाई कोर्ट एक्ट कैनिंग के समय में आया था। एक काम और इसके समय में हुआ है, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, तो चलिए एक और बात आपको बताते हैं। यह बात है बच्चे कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड भी लाया गया। कब? 1861 में इंडियन पेनल कोड, भारतीय पेनल कोड भी लाया गया। इंडियन पेनल कोड 1861 में। तो ये इस वर्ष लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया था। अब आप देखिए, इस पिनल कोड का आधार था 1830 का, लॉर्ड मैकॉले ने तैयार किया था। लॉर्ड मैकॉले, यह गवर्नर जनरल की काउंसिल में ये लॉ मेंबर था। तो बच्चे, गवर्नर जनरल की परिषद में लॉ मेंबर था लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में यह कानून मंत्री था, कानून मंत्री, कानून सदस्य था। तो इंडिया में सबसे पहले कानून का आधार इसी ने तैयार किया था। और इसी को फिर आगे 1860 में कोडिफाई किया गया बच्चे। 1860 में लॉर्ड कैनिंग के समय में इसे कोडिफाई किया गया था। तो सबसे पहले 1830 में इसका आधार माना गया। कहां से लिया गया है अगर पूछा जाए,
तो लॉर्ड मैकॉले 1830 के कानून से लिया गया है, लेकिन इसको ड्राफ्ट कब किया गया? 1860 में। कहां से गया है? तो यहां से। इस वर्ष इसको ड्राफ्ट किया गया है, ड्राफ्टेड। किसको? इंडियन पेनल कोड। इसको यहीं पर ड्राफ्ट किया गया है, प्रारूप तैयार किया गया, भारतीय पेनल कोड का प्रारूप तैयार किया, इस वर्ष लिया गया है। इसके मैकॉले के कानून से लिया गया है, लेकिन इसको ड्राफ्ट अगर आपसे पूछा जाए कब किया गया बच्चों, तो इसी समय इसको ड्राफ्ट किया गया है। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया है? तो 1862 में इसको लागू किया गया है, केम इन फोर्स 1862 में। तो इस वर्ष इसको लागू किया है। तो इस तरह से बच्चों भारतीय पेनल कोड लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की देन है। बाकी वैसे बाद में बांग्लादेश भी इंडिया में था, पाकिस्तान भी इंडिया में था, बर्मा भी इंडिया में था, श्रीलंका, सिंगापुर, ब्रुनेई भी था। इन सब में बाद में जब फ्री हो गए अलग अलग पेनल कोड बनाया गया था। ठीक है, तो बच्चे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इनकम टैक्स और अदर वित्तीय सुधार किए गए थे। इनकम टैक्स एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए गए थे। इनकम टैक्स एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, आयकर एवं वित्तीय सुधार। आयकर और वित्तीय सुधार, तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। हमने आपको बताया कि वाइसरॉय के या गवर्नर जनरल की काउंसिल में, कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य अपॉइंट किए गए थे। 5वां सदस्य लॉर्ड कैनिंग के समय में अपॉइंट किया गया, जो वित्त सदस्य था, जेम्स विल्सन इसका नाम है। पहला वित्त सदस्य जेम्स विल्सन था बच्चे। उसने 3 प्रकार के टैक्स को प्रपोज किया था, लेकिन उसके बाद वित्तीय सुधार, आयकर और वित्तीय सुधार, तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। हमने आपको बताया कि वाइसरॉय के या गवर्नर जनरल की काउंसिल में, कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य अपॉइंट किए गए थे। 5वां सदस्य लॉर्ड कैनिंग के समय में अपॉइंट किया गया, जो वित्त सदस्य था, जेम्स विल्सन इसका नाम है। पहला वित्त सदस्य जेम्स विल्सन था बच्चे। उसने 3 प्रकार के टैक्स को प्रपोज किया था, लेकिन उसके बाद जेम्स विल्सन के बाद लैंग आया, केवल एक टैक्स कर एवं वित्तीय सुधार, आयकर और वित्तीय सुधार, तो यह लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। हमने आपको बताया कि वाइसरॉय के या गवर्नर जनरल की काउंसिल में, कार्यकारी परिषद में 5 सदस्य अपॉइंट किए गए थे। 5वां सदस्य लॉर्ड कैनिंग के समय में अपॉइंट किया गया, जो वित्त सदस्य था, जेम्स विल्सन इसका नाम है। पहला वित्त सदस्य जेम्स विल्सन था बच्चे। उसने 3 प्रकार के टैक्स को प्रपोज किया था, लेकिन उसके बाद जेम्स विल्सन के बाद लैंग आया, केवल एक टैक्स को उसने प्रपोज किया था, इनकम टैक्स। तो बच्चे इनकम टैक्स
को ही लागू किया गया 5% के रेट पर। 500 रुपए या उससे अधिक के इनकम पर 5% के रेट पर इनकम टैक्स लैंग ने लागू किया था। ठीक है ना। इसके अलावा बच्चे सॉल्ट यानी नमक पर टैक्स बढ़ा दिया गया, लगा दिया गया, जिससे कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सके। और बच्चे इसके अलावा कुछ अन्य सेना में और सिविल खर्चे पर भी सुधार किया गया। तो कुल मिला के जेम्स विल्सन फर्स्ट फाइनेंस मेंबर, प्रथम वित्त सदस्य था। 3 टैक्स सिफारिश किया था। तीन कर की सिफारिश किया था। लेकिन इसका उत्तराधिकारी लैंग इसका उत्तराधिकारी ओनली इनकम टैक्स, आयकर की सिफारिश किया। किस रेट पर बच्चे? 5% रेट। 500 या उससे अधिक पर, 500 या उससे अधिक पर इनकम पर 5% के रेट से लैंग ने, वित्त सचिव था दूसरा, इसने सिफारिश किया। बाकी मिलिट्री और सिविल एक्सपेंडिचर को कम किया गया। ये तो इनकम टैक्स था। मिलिट्री एंड सिविल एक्सपेंडिचर सैनिक एवं नागरिक, सैनिक एवं नागरिक, सैनिक और नागरिक खर्च कम किए गए। इसके अलावा बच्चे सॉल्ट पर टैक्स लगाया गया। सॉल्ट लेवी इंपोर्ट पर 500 या उससे अधिक पर इनकम पर 5% रेट से लैंग ने, वित्त सचिव था दूसरा, इसने सिफारिश किया। बाकी मिलिट्री और सिविल एक्सपेंडिचर को कम किया गया। ये तो इनकम टैक्स था। मिलिट्री एंड सिविल एक्सपेंडिचर सैनिक एवं नागरिक, सैनिक एवं नागरिक, सैनिक और नागरिक खर्च कम किए गए। इसके अलावा बच्चे सॉल्ट पर टैक्स लगाया गया। सॉल्ट लेवी इंपोज किया गया। नमक पर कर लगाया गया। नमक पर टैक्स भी लगाया गया था। तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग के समय में ये कुछ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए गए थे। बाकी सेना में सुधार हम आपको बता चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सुधार किया गया। एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स, बंगाल रेंट एक्ट भी लाया गया। ठीक है। बंगाल रेंट एक्ट 1859, बच्चे बंगाल रेंट एक्ट 1859 पहली बार काश्तकारी कानून लाया गया। तो बंगाल रेंट एक्ट जो था पहली बार लॉर्ड कैनिंग के समय में लाया गया। अवध का और पंजाब का तो बाद में आया है, लेकिन 1859 में बंगाल रेंट एक्ट लाया गया। बंगाल रेंट एक्ट 1859 बंगाल
रेंट एक्ट 1859, बंगाल किराया कानून। ये आप समझिए 1793 के बाद फर्स्ट टाइम बंगाल रेंट एक्ट को लाया गया है। तो इस तरह से 1793 में पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कुछ सुधार हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ था। तो 1859 में इसको लाया गया है। फर्स्ट टेनेंसी लेजिस्लेशन, ये आप समझिए 1793 के बाद फर्स्ट टाइम बंगाल रेंट एक्ट को लाया गया है। तो इस तरह से 1793 में पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कुछ सुधार हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई सुधार नहीं हुआ था। तो 1859 में इसको लाया गया है। फर्स्ट टेनेंसी लेजिस्लेशन आफ्टर 1793, इसको कह सकते हैं फर्स्ट टेनेंसी लेजिस्लेशन। यह जो था फर्स्ट टेनेंसी लेजिस्लेशन आफ्टर 1793, 1793 के पश्चात प्रथम काश्तकारी कानून। तो इस तरह से काफी सुधार किया गया लॉर्ड कैनिंग के समय में बच्चों। तो बंगाल रेंट एक्ट के अंडर में जमीन का सुधार किया गया, कृषि का सुधार किया गया था। तो आप जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। इस एक्ट को लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में लाया, जिससे कि लॉर्ड कैनिंग का यह उद्देश्य था कि जमींदार और उनके जो किराएदार, जमीन के जो किराएदार हैं, उनका संबंध और उनकी कानूनी संबंध अच्छे रहे। ठीक है ना। इसका उद्देश्य मेन यही था, किसानों की पोजीशन अच्छी हो जाए। लैंडलॉर्ड की अपेक्षा लैंडलॉर्ड के पास पावर ज्यादा थी बच्चों। इस एक्ट के द्वारा लैंडलॉर्ड के मुकाबले में किसानों की स्थिति की और अच्छी निगरानी की जा सके। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से लॉर्ड कैनिंग के काल में ये सारा काम किया गया। चलिए एक और पॉइंट आपको बताते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय में इंडिगो मूवमेंट हुआ था। कब? 1859 1860 में, जिसमें इंडिगो यानी नील की खेती के जो बागान मालिक थे और बंगाल के किसानों के बीच में यह विद्रोह हो गया था। दरअसल यूरोपीय बागान मालिक जितने भी किसान थे, टेनेंट्स थे, उनको जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इस वजह से 1859-60 में लॉर्ड कैनिंग के समय में 1859-60 में बच्चों 1859-60 में इंडिगो रिवोल्ट बंगाल में हुआ था। किसके खिलाफ था? अगेंस्ट यूरोपियन प्लांटर्स।
यानी बंगाल में यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ नील विद्रोह तो बागान मालिक किसानों पर, टेनेंट पर फोर्सफुली खेती करवाना चाहते थे और इंडिगो बोने से आप जानते हैं खेत बंजर हो जाता था, इसलिए किसानों ने इंडिगो नील बोने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से किसान और बागान मालिक में तनाव पैदा हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 3 विश्वविद्यालय बने थे, तो आपको बता चुके हैं। तो लॉर्ड कैनिंग की ये सारे रिफॉर्म्स हैं जो आपको बताए हैं। इसके काल में आप जानते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। इसकी जो पॉलिसी थी वह सहिष्णुता वाली पॉलिसी थी बच्चों, इसलिए इसको क्लेमेंसी कैनिंग कहा जाता है। इसको क्लेमेंसी कैनिंग कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पॉलिसी थी बेहद उदार प्रवृत्ति वाली थी। तो इस तरह आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बच्चों इस तरह से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये तमाम सुधार हुए। अब आप बताइए, तो ये यही पॉइंट्स बचे थे जो बता दिए हैं लॉर्ड कैनिंग के समय में। अब हम आपको यहां से लॉर्ड मेयो के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच में। चलिए बताइए, कुछ और बचा हो तो बता दीजिएगा। चंद्र प्रकाश वर्मा। ओके, यही था मुझे नहीं लग रहा था, मैं सोचा बता दिया हूं, बाकी तो सब करा दिए थे। क्योंकि इसके समय में कैनिंग के शासनकाल में केवल 1857 की क्रांति ज्यादा फोकस किया जाता है, तो मैंने सोचा कि ये सब बता दिए होंगे। चलिए ठीक है ना। अब बच्चों लॉर्ड मेयो के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेयो, लॉर्ड मेयो, यह वाइसरॉय बनकर आया था लॉर्ड लॉरेंस के स्थान पर। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आप जानते हैं यह ऐसा वाइसरॉय था बच्चों, लॉर्ड मेयो ऐसा वाइसरॉय था जिसकी हत्या भारत में हो गई थी। इसके समय में अफगान मैटर भी आया था, लेकिन अफगान मैटर में इसने टॉलरेंस पॉलिसी एडॉप्ट किया था। मेयो कॉलेज की स्थापना इसने किया था, है ना। इसके समय में मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ इसने एडॉप्ट किया था। इसने शेर अली का स्वागत किया। ठीक है, शेर अली इंडिया में आया था। यह काबुल का एक किंग था उस समय शेर अली। अंबाला आया, इसके सम्मान में एक दरबार का आयोजन किया और मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी को एडॉप्ट किया था इसने। बच्चे देखो, इसको बार बार रिवाइज करो। चंदन सिंह जब तक रिवाइज नहीं करोगे भूलता रहेगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, लेके मार्केट से कोई प्रैक्टिस सेट ले लो, उसको प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है ना। तो अफगान पॉलिसी इसके समय की, लॉर्ड मेयो की अफगान पॉलिसी। मास्टरली इनएक्टिविटी, अपने पूर्वजों की पॉलिसी को धारण चलाया था।
अफगान नीति। कुशल अकर्मण्यता की नीति थी। मतलब इसने भी अफगान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। इसने भी अफगान पॉलिसी में अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप किया ही नहीं। हाँ, इसके समय में शेर अली, काबुल के अमीर, अंबाला इसको बुलाया, इसके सम्मान में एक भव्य दरबार का आयोजन किया था। शेर अली, अमीर ऑफ काबुल, यानी किंग को यहां अमीर कहते हैं। काबुल का अमीर, इसका ऑनर किया था। हेल्ड अ दरबार एट अंबाला। इन हिज रिस्पेक्ट, इसके सम्मान में, इसके सम्मान में बच्चों अंबाला में एक भव्य दरबार का आयोजन किया। यानी शेर अली के सम्मान में एक भव्य दरबार का आयोजन अंबाला में किया गया था बच्चों। अब बच्चे एक्चुअली डिजिटल बोर्ड वाला ये हैंड रिटेन जो होता है ना, इसीलिए तो कह रहे हैं आप लोग इसका नोट्स बना लो। ऐसा हैंड रिटेन वाला नोट्स मिलेगा नहीं, क्योंकि यह व्हाइट बोर्ड पर है ना, ये डिजिटल बोर्ड पर मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ, इसलिए डिजिटल बोर्ड है नहीं। समस्या यही है कि इसको अगर आप कोई कैसे प्रयास करें निकल जाए, या इसको आप फोटो कॉपी, फोटो खींचते जाओ मोबाइल से, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं तो मोबाइल से फोटो खींचते जाओ, तो ऐसे बन सकता है। बट ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये तो डिजिटल बोर्ड होता तो उस पे बन सकता था, इस पे बनना मुश्किल है बच्चे। तो इसकी अफगान नीति जो था, पूर्व वायसराय जैसे किए हैं वैसे इसने भी किया बच्चे। इसने कोई पॉलिसी में परिवर्तन नहीं किया। और बाकी तो अब जानते हैं, मेयो कॉलेज इसने अजमेर में स्थापित किया था। कब किया बच्चे? 1872 में। इसका उद्देश्य था युवा राजपूत राजकुमारों को शिक्षा दिया जाए। ठीक है, तो बच्चे मेयो कॉलेज की स्थापना इसी ने किया था, लॉर्ड मेयो अपने नाम से। मेयो कॉलेज 1872 में लॉर्ड मेयो ने बनाया था अपने नाम पर, जिसमें राजपूत राजकुमारों को शिक्षा दिया जाना था। ओलिवर सेंट जॉन इसके पहले प्रिंसिपल बने थे। ओलिवर सेंट जॉन, ओलिवर सेंट जॉन, यह बच्चे फर्स्ट प्रिंसिपल बने थे। इसके पहले प्रिंसिपल ओलिवर सेंट जॉन को बनाया गया था। मेयो कॉलेज में राजपूत प्रिंसेस के लिए था ये, बड़े बड़े घराने के लोगों को, राजकुमारों को शिक्षा दिया जाना था, इसलिए यह विश्वविद्यालय यह कॉलेज बनाया गया था। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं था। ओलिवर सेंट जॉन इसके पहले प्रिंसिपल बने थे, यह बात ध्यान रखें।
ठीक है बच्चों। तो वीडियो ठीक चल रहा है? वीडियो रुक तो नहीं रहा है बच्चों? तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आपको आगे ले चलेंगे। अगली क्लास में लॉर्ड मेयो का पूरा करेंगे, उसके आगे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे।